और आपका आज वीडियो में। तो आज जो वीडियो में लेकर आए उसका टाइटल है व्हाई यूपी इज बिल्डिंग दिस 37,000 करोड़ एक्सप्रेसवे। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में लेने से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा ब्लॉग चैनल का इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे अभी बनाया जा रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे। ये 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा मेरठ से प्रयागराज के बीच। 37,000 करोड़ रुपए लगेंगे इसे बनाने में, जिसे यूपी EIDA बनवा रही है। बीच में 12 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए जाएगा स्टेट के, और अभी से ही इसको फ्यूचर में एक्सटेंड करने के भी प्लान्स बन गए हैं, वेस्ट में हरिद्वार तक और ईस्ट में बलिया तक। अभी इस पर स्पीड से काम चल रहा है और अगले साल तक खुलने की उम्मीद है। इससे न सिर्फ कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी बल्कि एक नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बन जाएगा यूपी में। नई इंडस्ट्रीज भी आएंगी इसके आसपास, ताकि गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो सके। पहले बने यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे ने इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाई है रीजन की, लॉजिस्टिक्स इंप्रूव करके। इसके अलावा गंगा पर आने वाले रेगुलर फ्लड्स को कंट्रोल करने में भी ये एक्सप्रेसवे मदद करेगा, क्योंकि इसके एम्बैंकमेंट्स को कुछ इस तरह बनाया जा रहा है ताकि फ्लड का पानी पास के गांव तक ना पहुंच सके। एक्सप्रेसवे को बनाने का रीजन जानने के लिए हमें पहले यूपी की इकोनॉमी के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। 24 करोड़ लोगों के साथ ये देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली स्टेट है। गंगा के आसपास का एरिया, जिसे इंडो गैंगेटिक प्लेन भी बोलते हैं, दुनिया में सबसे बड़े फर्टाइल एरियाज में से एक है। इसमें इंडस रिवर के एरियाज भी आते हैं और आज के पाकिस्तान और बांग्लादेश के एरियाज भी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का बर्थ प्लेस भी है, और साथ में दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को पालने का भी काम किया है इसने। वो कैसे? इतने बड़े एरिया में जो प्लेन्स हैं वो दुनिया के सबसे ज्यादा फार्म होने वाले एरियाज में आते हैं, तो उसकी वजह से ज्यादा क्रॉप्स उगती है जैसे राइस और व्हीट, तो इससे ये ज्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकती है इजीली। ये एक बड़ा कारण है इंडिया के पॉपुलेशन का, जो कि हम हिस्ट्री में जाकर देखें तो ज्यादातर टाइम के लिए इंडिया ही देश की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री होती थी। आज भी इंडिया की ज्यादातर पॉपुलेशन इसी रीजन में रहती है। स्टेट की मेजॉरिटी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में काम करती है अभी भी। 2020-21 में 5.8 करोड़ टन अनाज इधर से आया, देश का ऑलमोस्ट 19%। व्हीट और राइस के अलावा मेज, पल्सेस, मिलेट्स, पोटैटोज और मैंगोज भी उगते हैं यहाँ। 1950s में बेहतर सीड्स और फर्टिलाइजर्स के उपयोग से प्रोडक्शन और बढ़ गई। इसके अलावा दूसरी इंडस्ट्रीज भी हैं यूपी में, जैसे कि माइनिंग, मैग्नीशियम, कॉपर, जिप्सम, कोल जैसे कुछ रिसोर्सेज मौजूद हैं विंध्या माउंटेन रीजन में। हेवी इंडस्ट्रीज हैं मोस्टली मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर और मिर्जापुर जैसे एरियाज में। मथुरा रिफाइनरी इकलौती ऑयल रिफाइनरी है पूरी स्टेट में और देश की 6th लार्जेस्ट भी है। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो वो भी बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं स्टेट की इकोनॉमी में। लाखों पावर और हैंडलूम्स मौजूद हैं मोस्टली ईस्टर्न रीजन में, जैसे वाराणसी, आजमगढ़, मिर्जापुर और प्रयागराज। मेन प्रोडक्ट जो यहाँ बनते हैं वो है शॉल्स, हैंकरचिफ्स और लुंगीज। राइस मिल्स और दाल मिल्स के अलावा स्टील, फर्नीचर और सीमेंट प्रोडक्शन की कई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फैली हुई हैं, जिनका रॉ मटेरियल मोस्टली आगरा और कानपुर से मंगवाया जाता है। अनेक मेजर सिटीज और टाउन्स उभर के आए हैं जो कुछ इंडस्ट्रीज में स्पेशलाइज करते हैं, जैसे मेरठ गुड और ट्रांसपोर्टेशन का हब है दिल्ली NCR के करीब होने की वजह से। इसके अलावा टायर, टेक्सटाइल, शुगर, डिस्टिलरी, पेपर और पब्लिशिंग में भी मशहूर है। ये एशिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट में से भी एक है। साथ ही स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है देश का। 15 लाख पॉपुलेशन होने से और दिल्ली के सिर्फ 70 किलोमीटर दूर होने से भी इसको काफी फायदा मिलता है। कई लोग ट्रैवल करते हैं दोनों शहरों के बीच रेगुलरली, इसलिए रिसेंटली इसे NCR के अंदर भी इंक्लूड करने का डिसाइड किया है अथॉरिटीज ने। वाराणसी वुवन और एम्ब्रॉयडर टेक्सटाइल के लिए वर्ल्ड फेमस है, स्पेशली बनारसी साड़ीज। वहीं लखनऊ में चिकन एम्ब्रॉयडरी फेमस है उसकी ग्रेस और डेलिकेसी की वजह से। आज यूपी देश का 15% से ज्यादा फैब्रिक बनाता है और 30% आर्टिजन्स को एम्प्लॉय करता है इसमें। मुरादाबाद अपने ब्रास वर्क के लिए जाना जाता है। कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स जैसे एल्यूमिनियम आर्ट वर्क्स, वुड वर्क और ग्लास वेयर्स की फॉरेन मार्केट्स में भी डिमांड है, जिससे इसमें हर साल 4,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा कारपेट्स, पॉटरी और टॉयज जैसे हैंडीक्राफ्ट भी सक्सेसफुल इंडस्ट्री उभर के आई है। प्रयागराज के पास भारत पेट्रोलियम, जो देश की सबसे बड़ी स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनी है, वो एक 70 लाख टन पर एनम वाला रिफाइनरी बना रहे हैं 6,200 करोड़ रुपए में। इलाहाबाद बैंक, जो 1865 में शुरू हुआ था सिटी में, अब वो इंडियन बैंक का पार्ट है। दूसरी मेजर कंपनीज जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, ITI लिमिटेड, रेमंड सिंथेटिक्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, HCL टेक्नोलॉजीज, हिंदुस्तान केबल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान लेबोरेटरीज भी ऑपरेट करती हैं सिटी में। यूपी को नॉर्थ इंडिया का IT हब भी कहा जाता है, जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स में दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटका के बाद। IT एंटरप्राइजेज ज्यादातर NCR के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में मौजूद हैं और कुछ कानपुर और लखनऊ में भी हैं। नोएडा की फिल्म सिटी में सारे बड़े टीवी न्यूज ब्रॉडकास्टर्स भी हैं।
इन सब इंडस्ट्रीज को भी बेहतर कनेक्ट करने का काम करेगा गंगा एक्सप्रेसवे। यूपी में कुछ और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे। इन दोनों के आसपास कई आईटी और आईटीएस कंपनीज और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स ने अपने ऑफिसेज और फैक्ट्रीज बनाई हैं बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से। यूपीआईडीए के अकॉर्डिंग सिर्फ इन दोनों एक्सप्रेसवे की वजह से 30 से 40% मोबाइल फोन्स इधर बनते हैं। जेवर एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है यमुना एक्सप्रेसवे के पास, ताकि पैसेंजर्स को दिल्ली और आगरा तक इजी एक्सेस मिल जाए। इसकी वीडियो देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। इसके अलावा दिल्ली से मेरठ के बीच एक एक्सप्रेसवे रिसेंटली खुला और एक सेमी हाई स्पीड रेल लाइन RRTS भी बनाई जा रही है। प्लान्स के हिसाब से गंगा एक्सप्रेसवे को इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट किया जाएगा। ये मेरठ के साउथ में खड़खौड़ा से शुरू होगा NH 334 से, फिर आगे हापुड़ के पास से होता हुआ गंगा को क्रॉस कर जाएगा। एंड तक रिवर के नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर ही रहेगा। बीच में संभल, बरेली, कानपुर और रायबरेली के पास से होता हुआ प्रयागराज के नॉर्थ में खत्म होगा सोराव के पास NH 19 पर। 12 डिस्ट्रिक्ट से गुजरेगा स्टेट के। 37,000 करोड़ रुपए लगेंगे इसे, जिसे UPEIDA बनवा रही है। मेरठ में जो एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ का एरिया इंडस्ट्रीज के लिए रखा जाएगा। इसके अलावा फार्मा पार्क्स, टेक्सटाइल पार्क्स भी बनाने का प्लान है रूट के अलॉन्ग। ये प्रोजेक्ट काफी पुराना है वैसे तो। 2008 में इसे ईस्टर्न और वेस्टर्न यूपी को जोड़ने के लिए प्रपोज किया गया था, जिसकी लेंथ इससे भी बड़ी थी, 1000 किलोमीटर से भी लंबी। इसका फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया था 2008 में, लेकिन एक दशक तक कोई काम नहीं हो पाया। ये फंस गया था ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल स्ट्रगल में। कई चैलेंजेस आए इसमें, जैसे फंड्स की कमी, एनवायरमेंटल इश्यूज और लैंड एक्विजिशन में दिक्कत। लग रहा था कि ये होल्ड पर ही रहेगा, लेकिन इस पर काम फिर से शुरू हो पाया जब सारी हर्डल्स धीरे धीरे करके कम होने लगी। फाइनली 2019 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई इसकी और अभी लगभग 50% काम पूरा भी हो चुका है। कंस्ट्रक्शन में इसे 12 पैकेजेस में बांटा गया है, जिसके अलग अलग टेंडर्स निकले थे। इसमें से 3 गए IRB इंफ्रास्ट्रक्चर के पास और 9 गए अडानी ग्रुप के पास। 37,000 करोड़ रुपए में से 9,500 करोड़ रुपए लैंड एक्विजिशन में लगे और बाकी कंस्ट्रक्शन में। इसके बन जाने के बाद दोनों तरफ एक्सटेंड करने के बारे में भी सोच रही है UPEIDA। मेरठ से इसे एक्सटेंड करने का प्लान है हरिद्वार तक। नगीना के पास से होते हुए जाएगा लगभग 150 किलोमीटर लंबा, और दूसरा प्रयागराज से बलिया तक, बीच में वाराणसी से होते हुए 250 किलोमीटर लंबा। इन दोनों स्पर्स के बाद गंगा एक्सप्रेसवे की लेंथ 1000 किलोमीटर टच कर जाएगी और पूरी स्टेट भी जुड़ जाएगी। वेस्ट में उत्तराखंड से ईस्ट में बिहार तक पूरे रूट में गंगा रिवर के साथ में ही चलेगी है। इससे इन एरियाज में भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, बिजनेसेस, टूरिज्म और रियल एस्टेट में फायदा देखने को मिलेगा। साथ ही कुछ पुराने हाईवेज पर ट्रैफिक भी कम होगा। गंगा के किनारे हर साल फ्लड्स देखने को मिलते हैं। ये फसल और घरों को बर्बाद कर देती है और लोगों की जानें भी चली जाती हैं। ये एक्सप्रेसवे कई एरियाज में फ्लड को रोक सकता है, जान और माल को बचाते हुए। काम के वक्त इसमें कुछ चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा था, जैसे एनवायरनमेंट का नुकसान। कई सालों के लिए रुक गया था प्रोजेक्ट, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रॉपर स्टडी करवा के देखा कि कितना नुकसान होगा इससे। दोबारा परमिशंस लिए गए कुछ इंप्रूवमेंट्स के बाद, जिससे काम फिर से शुरू हो पाया। यूपी एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी UPEIDA जो इसे बनवा रही है, उसे 2007 में सेटअप किया गया था, जब सरकार ने महसूस किया कि स्टेट में एक्सप्रेसवेज डेवलप करने के लिए एक डेडिकेटेड अथॉरिटी की जरूरत है। यमुना एक्सप्रेसवे की डेवलपमेंट के वक्त जब यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी YEIDA को सेटअप किया था, तो उसी से गवर्नमेंट को लगा कि UPEIDA बनाने से काफी फायदा होगा। इनका पहला प्रोजेक्ट था आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, एक आर्किटेक्चरल मार्वल जिसने न केवल ट्रैवल टाइम कम किया, बल्कि पूरे रीजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ाई। इसकी सफलता के बाद और एक्सप्रेसवेज को प्लान किया गया, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे। इसके अलावा UPEIDA का क्रूशल रोल रहा है इनकी मेंटेनेंस और ओवरसाइट करने में। साथ ही सेफ्टी और एफिशिएंसी पर भी ध्यान रखते हैं ये। UPEIDA ही एक बड़ा रीजन है कि यूपी में आज देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क बन पाया है। आज स्टेट से 8 एक्सप्रेसवेज गुजरते हैं, टोटल 1500 किलोमीटर लेंथ के। उनमें से 4 तो UPEIDA ने बनवाए हैं, 1100 किलोमीटर के। टोटल एक्सप्रेसवेज का ऑलमोस्ट 75% लेंथ, और बाकी 4 NHAI ने बनवाए हैं 400 किलोमीटर के। इससे टूरिज्म और नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को भी बढ़ावा मिला है, कनेक्टिविटी इंप्रूव होने से। वैसे तो एक्सप्रेसवेज बनाना अच्छा होता है, मगर इससे भी ज्यादा एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो है रेलवेज। ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ ये चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है दोनों पैसेंजर्स और कार्गो मूवमेंट के लिए। एक्सप्रेसवेज दूसरी तरफ इंडिविजुअल व्हीकल्स को ज्यादा तेज ट्रैवल करने का मौका देते हैं, लेकिन उनको बनाने का खर्चा भी काफी ज्यादा होता है रेलवेज से। जहाँ किसी बिजी रूट में सिर्फ 2 रेलवे
ट्रैक्स बिछाए जाते हैं, वहीं 6 से 8 लेन्स के एक्सप्रेसवे बनाने पड़ते हैं सेम कैपेसिटी को हैंडल करने के लिए, जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट और मेंटेनेंस लगती है। इसके अलावा रेल ट्रांसपोर्ट ज्यादा रिलायबल भी है, बुरे वेदर से कम इफेक्ट होता है रोड के कंपैरिजन में। वहीं अगर एक्सप्रेसवेज में एक्सीडेंट्स हो जाएं, जो कि फॉग और रेन में अक्सर देखने को मिलता है, उसका बेनिफिट फिर वहीं खत्म हो जाता है तेज ट्रैवल का, ट्रैफिक कंजेशन और रोड क्लोजर से। ट्रेन्स ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट भी होती हैं, कम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस छोड़ती हैं हर टन किलोमीटर के लिए, ज्यादा सस्टेनेबल तरीका है कार्गो मूवमेंट का। इतना ही नहीं, ये ज्यादा एफिशिएंट भी है। एक ट्रेन जिसे 2 वर्कर्स चला सकते हैं, वो 400-500 ट्रक्स का फ्रेट कैरी कर सकती है आसानी से, जहां हर ट्रक में एक ड्राइवर तो चाहिए होता है। इसलिए रेल से सामान भेजना हमेशा सस्ता पड़ता है। हालांकि ट्रक्स का फायदा डोर टू डोर सर्विस में जरूर होता है, स्पेशली छोटे बिजनेसेस या फैक्ट्रीज को, मगर उसका समाधान होता है पास के कार्गो स्टेशन से छोटे ट्रक्स या टेम्पोज को भेजकर सामान ड्रॉप या पिक करवाना। ऐसा करना फिर भी चीपर पड़ेगा डोर टू डोर ट्रक डिलीवरी के कंपैरिजन में। इंडिया के नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि कार्गो ट्रेन्स में जो पहले ऑब्स्टिकल्स आती थी उन्हें कम किया जा सके और डिलेज कम हो जाएं। इसके बारे में हमारी डिटेल वीडियो देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। एक्सप्रेसवेज वैसे तो ज्यादा सूटेबल होते हैं पर्सनल व्हीकल्स के लिए, मगर उनके लिए नहीं बनाए जाते स्पेशली। उनको बनाने का मेन मोटिव हमेशा कार्गो मूवमेंट ही रहता है अकॉर्डिंग टू अथॉरिटीज। लेकिन अगर किसी रूट में हजारों ट्रक्स का मूवमेंट होता है दिन भर, तो उस रूट में रेलवे लाइन बनाना हमेशा ही एक चीपर और बेहतर ऑप्शन रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सप्रेसवेज बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए, बस ये है कि हर जगह नहीं बनाए जाने चाहिए और जरूरत के हिसाब से ही उनकी विड्थ तय की जानी चाहिए। उन पैसों का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा रेलवे लाइंस में ही ज्यादा देखने को मिलेगा। हमारे बनाए प्रिंटेड मैप्स और चार्ट को खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ऊपर हमारी वीडियो देखने के लिए इस पर क्लिक करें। धन्यवाद। एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, रेलवेज, एयरवेज, जो से मर्जी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो मेरा ख्याल है कि भाई सबसे बड़ा उसका फ़ायदा यही होता है कि जो आसपास के देहात गुजर रहे होते हैं या छोटे छोटे शहर जो है कनेक्ट हो रहे होते हैं, बेशक कुछ किलोमीटर के रेडियस में हो, लेकिन वहाँ पे आपको इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना वो अच्छी खासी जो है वो देखने को मिलती है। बेशक वो आप वहाँ पे लैंड की वैल्यू की बात करें, इंडस्ट्रीज आने की बात करें, या आप भी कोई छोटा मोटा बिजनेस उस शहर की जो एक खासियत है उसके प्रमोट होने की बात करें, तो मेरा ख्याल है कि एक सड़क, एक रेलवे स्टेशन, एक हवाई अड्डा बनने की वजह से जो है ना काफ़ी ज़्यादा उस एरिया की ना ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया में तो बाद में होती है, लेकिन आसपास के इलाकों में प्रमोशन होना शुरू हो जाती है। मतलब किसी भी टाइप का जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो हम बोलें, हाँ, मतलब वो फायदा ही आपको देती है। बट जिस तरीके से वीडियो के लास्ट में ये बात बोला गया उन्होंने कि जो रेलवेज है वो ज़्यादा आपको रिटर्न में पे करती है या बेनिफिट देती है। लेकिन मैं ये बात बोलूँगी कि रोड्स का जो हम लोग को एक बेनिफिट नज़र आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो बाय रोड भी ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ट्रेन्स आप जितनी मर्जी मतलब चला लो, नो डाउट उसका फ़ायदा बहुत होता है, लेकिन वो ऑब्वियसली सबको तो उस टाइम पर एक ही टाइम में सब लोगों की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाती, तो इसलिए डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपको जो है आपके लिए मुझे लगता है कि ज़रूरी रहते हैं। फिर बाकी जहाँ पर उन्होंने बात की कि 500 किलोमीटर्स का ये स्ट्रेच है और उस स्ट्रेच में आपको डिफरेंट इंडस्ट्रीज फिर नज़र आएंगी, डिफरेंट बिजनेस हब नज़र आएंगे। डेफिनेटली उस जगह की और उसके आसपास जितने भी जगहें उसको लगेंगी उनकी प्रॉस्पेरिटी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। नो डाउट कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसमें कुछ ना कुछ हर्डल्स आपको देखने को मिलती हैं, स्पेशली इन्वायरमेंट को लेकर आप देखो तो वो काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स आपको देखने को मिलती हैं। लैंड एक्विजिशन मुझे लगता है फिर भी कहीं ना कहीं पर काफ़ी ज़्यादा हल हो जाते हैं, समटाइम्स डिले भी हो जाते हैं, बट मुझे लगता है कि जो एनवायरनमेंट का है ना ये काफ़ी एक सीरियस इशू है, क्योंकि आजकल के टाइम के लिहाज से बात बिल्कुल यार। सबसे पहले तो मैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्योंकि रेलवे मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि एक तरह से रेल को जो है ना वो ऑल वेदर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कहा जाता है, क्योंकि अगर स्नोफॉल हो जाए तो आपको सड़कें जो है वो बंद दिखाई देती हैं, हवाई अड्डे बंद दिखाई देते हैं। अगर आपको फॉग जो है वो पड़ना शुरू हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्थ में अगर बात करें, पूरा रीजन नॉर्थ इंडिया में ही आता है सारा, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको डेंस फॉग जो है वो देखने को मिलती है सर्दियों में। तो उस टाइम पे भी आपको अगर देखा जाए हाईवेज जो है वो बंद कर दिए जाते हैं, एयरपोर्ट जो है वो बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन रेल जो है बेशक डिले चले लेकिन रेल को जो है ना वो फिर भी जो है वो स्लो भी मूव करती रहती है, वो चलाया जाता है। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए ना तो मेरा ख्याल है कि रेल एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिससे जो है ना आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स जो है वो उठा सकते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, जैसे हर जगह सड़क नहीं पहुंच सकती तो उसी तरह हर जगह रेल भी जो है वो नहीं पहुंच सकती। तो ये एक बहुत बड़ा जो है हकीकत है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं यार इस स्ट्रेच से उस स्ट्रेच तक इतना पहुँचा दें क्या हो जाएगा, लेकिन जो हकीकत है वो फैक्ट है। हाँ, उसके बाद जो है ना मुझे इस प्रोजेक्ट में एक चीज़ बहुत
बहुत अच्छी लगी है कि भाई हाईवे को जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो देकर जो है वो बनाया गया, जैसे जो है हम फ्लड्स की अगर बात करें तो जिस तरह यमुना के बैंक्स पे बनाया जाएगा तो लाज़मी बात है वहाँ से गुजरने वाले बेशक एक छोटा सा हिस्सा ही सही, लेकिन आपको उस एरिया में जो है ना आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई फ्लड जो है वो नहीं आ रहा, डिस्टर्ब नहीं करेगा लोगों की लाइफ को। बिल्कुल, जैसे अभी हम लाहौर में देखते हैं दरियाए रावी है, दरिया में अब जैसे पहले कभी पानी आया करता था उस तरह तो नहीं आता, लेकिन हाँ अभी भी जो थोड़ा बहुत जब बरसात का मौसम होता है तो आपको पानी जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन क्योंकि अब वो जगह शहर से वो जो बैंक है उसका वो काफी ज्यादा आपको ऊपर नजर आता है। तो नहीं जो सड़कें जो उसके किनारे बन चुकी हुई हैं वो काफी ऊंची कर दी गई है ना, तो उसकी वजह से आपको ये चीज नजर आती है कि भाई वो कभी उस लेवल पर नहीं आया जिस लेवल पर आप आगे जाकर देखते हैं कि भाई, हालांकि ये खबरें सुनने को मिलती है रावी के पानी से जो है वो जमीनें जो है वो डूब गई लोगों की, लेकिन कभी बड़े शहरों में ये चीजें आपको नहीं देखने को मिलती। तो लिटरली होती हैं चीजें जो आपको बेनिफिट करती हैं। और दूसरा मैं ये बोलना चाहूंगी भाई कि मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि इंडिया के डिफरेंट सिटीज़ में आपको डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते हैं, उसकी एक स्पेशलिटी है हर शहर की, और वही बिजनेस जो है मतलब अभी जैसे रोड्स गुजरती हैं तो उसको वाकई में बूस्ट करने में बहुत हेल्प करती हैं, टूरिज्म बढ़ता है उससे क्योंकि लोगों की आसानी होती है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। फिर अगर हम फ्यूल की बात करें डेफिनेटली उसका भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है, जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, लोगों को भी फायदा होता है। तो बेनिफिट टोल प्लाजा पर देखें तो भी गवर्नमेंट को फायदा होता है। तो इनडायरेक्टली मैं कहूंगी कि बहुत सारे लोगों की जो चेन है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, जहां पर आपको फायदे हैं देखने को मिलते हैं। बाकी मुझे लगता है कि वाकई में रोड जो हैं वो भी अपनी जगह पर उनका बड़ा एक महत्व है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रोड्स का महत्व नहीं समझते। अब ज्यादा है या कम है वो एक अलग बात है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस है, ये तो मुझे लगता है कि आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। इसका अंदाजा आप यहाँ से लगा लें। मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो पहले लाहौर से अगर आप सियालकोट जाते थे बाय रोड, आपको जो है वो लगभग 4 घंटे कहीं नहीं थे लगते, आपको 3.5 पौने 4 घंटे डिपेंड ऑन ट्रैफिक, ठीक है ना, आपको लग जाते थे। लेकिन ये अब सियालकोट तक आपको मोटरवे देखने को मिलती है तो आप घंटे में पहुंच जाते हैं। तो कितना डिफरेंस है, 3 घंटे का जो है फर्क देखने को मिलता है। 3 घंटे का फर्क में आपका फ्यूल कितना बचा, टाइम कितना बचा, एक तरह से सेविंग्स है ये। सो मुझे लगता है कि लोगों को इस पर्सपेक्टिव से भी जो है वो सोचना चाहिए। एनीवे गाइस, ओवरऑल, और ये पर्सपेक्टिव में ना स्पेशली पाकिस्तान के लिए बात कर रही हूं। यहाँ पे मोस्टली लोगों का एक पर्सपेक्टिव होता है कि सड़कें को हमने चबानी है, सड़कें खानी है, लेकिन ये नहीं पता कि भाई सड़कें बनेगी, गाड़ी चलेगी, पहिया चलेगा तो फैक्ट्री चलेगी ना। एग्जैक्टली, और बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सो गाइस, ये हमारी आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ मैं चैनल करें, वीडियो गुड बाय।